सोचिए, साल है 1947। देश आजाद हो गया है, पर एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा है। सवाल ये कि भविष्य की जो इमारत बनेगी उसकी नींव क्या होगी। और वो नींव थी शिक्षा। पर ये कोई मामूली शिक्षा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी शिक्षा थी जिसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना था, बल्कि एक आजाद देश के लिए आजाद नागरिक गढ़ने थे। वाह मैम, मतलब हम आजादी के बाद की शिक्षा की पूरी फिल्म देखने वाले हैं। बिल्कुल। और इस फिल्म का पहला सीन वो लिखा गया हमारे संविधान में, अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। ये कोई मामूली लाइन नहीं थी, ये एक वादा था। कैसा वादा? वादा कि संविधान लागू होने के ठीक 10 साल के अंदर 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। यहीं से असल में हमारी कहानी शुरू हुई। तो मतलब शुरुआत सीधे संविधान से हुई? हाँ, और देश का भविष्य बनाने के लिए सबसे पहले देश का दिमाग, यानी आप कह सकती हैं उच्च शिक्षा, उसको सही दिशा देना जरूरी था। अच्छा। इसीलिए आजादी के तुरंत बाद बना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में। इसके हीरो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन आयोग? जी। इनका मिशन साफ था, भविष्य के लिए लीडरशिप तैयार करना। और इसी आयोग ने एक ऐसी संस्था की सिफारिश की जो आज भी हमारे हायर एजुकेशन की रीढ़ है। कौन सी संस्था? यूजीसी, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अच्छा, तो यूजीसी की शुरुआत यहाँ से हुई थी? ये तो मुझे पता ही नहीं था। जी, इसने भले ही सिर्फ उच्च शिक्षा पर फोकस किया, लेकिन एक तरह से इसने पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव रख दी। ठीक है, तो नींव रख दी गई, पर इमारत कौन बनाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। इमारत बनाएंगे शिक्षक। इसीलिए आया मुदालियर आयोग 1952-53 में, जिसका पूरा फोकस था माध्यमिक शिक्षा पर, सेकेंडरी एजुकेशन पर। मुदालियर आयोग? हाँ, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इस आयोग ने 2 सबसे जरूरी सुधारों की बात की। पहला, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को फिर से बदलना। और दूसरा? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षकों का प्रशिक्षण, मतलब टीचर ट्रेनिंग। बिल्कुल। और यहीं पर, इसे ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर वो जगह है जहां से सवाल बनता है। मैम, क्या सवाल बनता है? सीधे पूछते हैं एग्जाम में, मुदालियर आयोग ने प्राइमरी शिक्षकों के लिए कितने साल की ट्रेनिंग की सिफारिश की? कितने साल की? जवाब है 2 साल मैट्रिक के बाद, और ग्रेजुएट्स के लिए 1 साल। ये छोटे छोटे पॉइंट ही तो एग्जाम में रैंक तय करते हैं। समझ गया, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। अब कहानी में एक नया और बहुत जरूरी मोड़ आता है। समाज का आधा हिस्सा, यानी महिलाएं। हाँ, उनकी शिक्षा के बिना तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता था। सही बात है। तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1958 में एक समिति बनी, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। इसका फोकस था बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा। तो इन्होंने क्या सिफारिशें दी? इनकी सिफारिशें मतलब दिल छू लेने वाली थीं। पहली और सबसे जरूरी बात, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में जो असमानता है उसे खत्म किया जाए, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और स्कूल के बारे में भी कुछ कहा था इन्होंने? सही पकड़े हैं। इन्होंने कहा कि मिडिल स्कूल स्तर पर सह शिक्षा हो, को एजुकेशन, लेकिन उस समय के समाज को देखते हुए लड़कियों की सहूलियत के लिए हाई स्कूल स्तर पर अलग संस्थान भी हो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सोच थी। और सुनिए, कामकाजी माताओं के लिए क्रेशेस, मतलब क्रेचेस की सुविधा। सोचिए, 1958 में कोई इतनी दूर की सोच रहा था। वाकई ये तो बहुत प्रगतिशील था। तो अब तक अलग अलग हिस्सों पर काम हो चुका था। अब आता है हमारी फिल्म का इंटरवल सीन, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आयोग, कुठारी आयोग। बिल्कुल, कुठारी आयोग 1964-66। अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कुठारी। इसकी रिपोर्ट का शीर्षक ही सब कुछ कह देता है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। इसे भारतीय शिक्षा का ब्लूप्रिंट भी तो कहते हैं। हाँ, और DSSP PRT के पेपर में ये सवाल कई बार आया है। इसने 5 बड़ी बातें कही जो आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का आधार है। कौन कौन सी 5 बातें? पहली, 10+2+3 पैटर्न, जो हम सबने पढ़ा है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक संरचना। अच्छा। दूसरी, समान स्कूल प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम, बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए एक जैसी शिक्षा। ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार था। तीसरा, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला,
मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और साथ में हिंदी या अंग्रेजी। ठीक है। चौथा SUPW यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, मतलब कार्य अनुभव, पढ़ाई को असल जिंदगी से जोड़ना। और पांचवा? विज्ञान और गणित, इसे सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया गया। अरे वाह, मतलब हमारा जो पूरा स्कूलिंग सिस्टम है वो इसी ब्लूप्रिंट पर आधारित है। एक तरह से हाँ। अब ब्लूप्रिंट तो बन गया, पर उसे लागू भी तो करना था। सही बात है। यहीं से आई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां। पहली NPE 1968, जो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर ही आधारित थी। इसने शिक्षा में कट्टरपंथी पुनर्गठन, मतलब रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग की बात की। और फिर इसके बाद आई 1986 की नीति। हाँ, फिर आई सबसे क्रांतिकारी नीति NPE 1986। इसने 10+2+3 संरचना को अंतिम रूप दिया और इसी नीति ने हमें दो बड़ी चीजें दी। कौन सी दो चीजें? 8 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी ढांचा हो, जैसे कमरे, ब्लैक बोर्ड, शिक्षक। और दूसरा? दूसरा नवोदय विद्यालय, ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने के लिए पेस सेटिंग स्कूल। ये CTET 2022 का सवाल था। अच्छा, इसलिए नवोदय विद्यालय इतने खास माने जाते हैं। बिल्कुल, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, विस्तार हो रहा था, लेकिन अब कहानी में एक विलन की एंट्री हुई। विलन? कौन? भारी भरकम स्कूल बैग्स, हमारे बच्चे ज्ञान के बोझ तले दब रहे थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। तब आई यशपाल समिति 1992 में, जिसका नारा था बिला बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये तो हर माँ बाप के दिल की आवाज थी। इसकी सिफारिशें बहुत सीधी थीं। बस्ते का बोझ कम करो, कक्षा 2 तक कोई होमवर्क नहीं, छोटे बच्चों के दाखिले के लिए कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं, और सबसे बड़ी बात, प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को बढ़ावा दो, मतलब ग्रुप एक्टिविटीज। मैम, ये तो बहुत ही जरूरी था। आज भी इसकी जरूरत महसूस होती है। अब आता है क्लाइमैक्स। 21वीं सदी की शिक्षा कैसी हो, इसका जवाब दिया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने। NCF 2005? हाँ, ये NPE 1986 और यशपाल समिति की रिपोर्ट दोनों पर आधारित थी। इसने शिक्षा की दुनिया ही बदल दी। पुरानी पद्धति यानी रट्टा मारना, रोट लर्निंग, जहाँ शिक्षक सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर था, उसे बदला गया। तो नई पद्धति क्या थी? नई पद्धति थी रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है और शिक्षक सिर्फ एक सुगम करता है, एक फैसिलिटेटर है। मतलब टीचर अब गाइड ऑन द साइड है, सेज ऑन द स्टेज नहीं। बिल्कुल सही पकड़े हैं। और NCF 2005 ने 4 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए, जो हर भावी शिक्षक के लिए गीता के श्लोक की तरह है। कौन से सिद्धांत? पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्त करना। और तीसरा और चौथा? तीसरा, पाठ्यक्रम को किताबों से आगे ले जाना। और चौथा, परीक्षाओं को ज्यादा लचीला बनाना। और यहीं से CCE मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत हुई। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। देखो, 1948 से 2005 तक का ये सफर कितना बड़ा है। इतने सारे आयोग, नीतियां, उनकी सिफारिशें। हाँ, कंफ्यूज होना तो बहुत स्वाभाविक है। यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बिल्कुल। इन कॉन्सेप्ट्स को कहानी की तरह समझने के बाद भी अगर रिवीजन में कंफ्यूजन होता है, तो स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। सही बात है। वहीं आपको असली क्लैरिटी मिलती है कि एग्जाम में सवाल कैसे घूमेगा। तो आज हमने भारतीय शिक्षा के पूरे सफर को देखा। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये सफर विस्तार से शुरू होकर गुणवत्ता की ओर बढ़ा। राधाकृष्णन आयोग से लेकर NCF 2005 तक हर पड़ाव एक मील का पत्थर था। ये सिर्फ एग्जाम के लिए तथ्य नहीं है। नहीं, ये वो जिम्मेदारी है जो एक शिक्षक के तौर पर तुम्हारे कंधों पर आने वाली है। तुम उस पीढ़ी को बनाओगे जो NCF 2005 के सिद्धांतों पर चलेगी। तुम रटना नहीं, रचना सिखाओगे। जी मैम, आज समझ आया कि एक शिक्षक बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये तो राष्ट्र निर्माण का काम है। शाबाश, यही जज्बा चाहिए। जब तुम क्लास में खड़ी होगी तो याद रखना कि तुम सिर्फ पढ़ा नहीं रही, तुम अपने माँ बाप के सपनों को, इस देश के भविष्य को और इन सभी महान लोगों की विरासत को आगे बढ़ा रही हो। जी। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ। हमने 2005 तक का सफर देखा।
सोचो, आज की टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने में हमारी शिक्षा का अगला पड़ाव क्या होना चाहिए? ये तो सोचने वाली बात है। अगर इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कहानी की तरह समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।